Hello everyone and welcome to a new series of finance current affairs in which we are going to see only current affairs from the banking and financial sectors, and that also we will see this particular series twice a week. Okay, so I welcome you all, and today let's go through some of the important topics, and the first topic is nothing but Spark framework. Now the first topic about Spark framework, before starting that let me give you अ ब्रीफ बैकग्राउंड कि स्पार्क फ्रेमवर्क एक्चुअली है क्या। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही होगा आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस है। एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024, आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस है। नाउ दीज फंक्शंस इंक्लूड आरबीआईज बैंकर्स बैंक, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट, रेगुलेशन, सुपरविजन। इसी में सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन आरबीआई का होता है रेगुलेशन और सुपरविजन का। तो जितने भी छोटे छोटे बैंक्स है, आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ले लो, आरआरबीज ले लो, जितने भी छोटे बैंक्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो जो भी छोटे छोटे बैंक्स है वो सारे उनका रेगुलेशन पहले आरबीआई करता था, एज वेल एज सुपरविजन भी आरबीआई करता था। Later what happened, this regulation and supervision function of the RBI was also given to different other institutions to do for separate banking as well as non-banking financial institutions. Now the state is such, अगर आप देखते हो तो ओवरऑल आरबीआई का रेगुलेटरी फंक्शन हम कभी और देखेंगे। दिस टाइम स्पार्क फ्रेमवर्क इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ सुपरविजन फ्रेमवर्क फॉर डिफरेंट बैंक्स विच आरबीआई डज। नाउ दिस फॉर दिस वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आरबीआई सुपरवाइज कैसे करता था बैंक्स को। ओके, सो अर्लियर व्हेन आरबीआई वाज टू सुपरवाइज, ओके, सो ओवरऑल आरबीआई का जो सुपरविजन था वो होता था बैंक्स के लिए और एनबीएफसीज के लिए, राइट। लेकिन इन दोनों में ही एक्सेप्शन है। बैंक्स में अगर हम आरआरबीज को देखें, अब सुपरविजन आरबीआई नहीं करता है आरआरबीज का, वो नाबार्ड करता है। नाबार्ड स्पेशली आरआरबीज का सुपरविजन करता है। सिमिलरली एनबीएफसीज में हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनका जो सुपरविजन है वो करता है एनएचबी, राइट। अर्लियर आरबीआई करता था, अब नेशनल हाउसिंग बैंक करती है। अपार्ट फ्रॉम दिट वॉट एवर ऑल शेड्यूल बैंक्स आर देयर, पेमेंट बैंक्स आर देयर, एनबीएफसीज आर देयर, उनका जो भी सुपरविजन है अभी वो आरबीआई ही करता है। सो दिस इज द बेसिक व्हाट एवर बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस आर देयर वेयर आरबीआई डज देयर सुपरविजन। हाउ आरबीआई यूज्ड टू डू इट्स सुपरविजन? सिंपल, थ्रू टू इंपॉर्टेंट व्हाट एवर फ्रेमवर्क्स वर देयर। फर्स्ट वाज कैमल्स एंड सेकंड वाज कैलसीएस। Camels was for all the domestic banks which are in India. जितने भी डोमेस्टिक बैंक थे उनका सुपरविजन करने के लिए कैमल्स फ्रेमवर्क का यूज कर रहा था आरबीआई। एंड देन कैलसीएस जो है वो फ्रेमवर्क यूज कर रहा था फॉर फॉरेन बैंक्स सुपरविजन। द स्टोरी कंटिन्यूज। जब अगर हम कैमल्स और कैलसीएस के बारे में अब हमको पता लगा है, बेसिक दो फ्रेमवर्क थे जिसके हेल्प से आरबीआई सुपरवाइज कर रहा था डोमेस्टिक बैंक्स को और फॉरेन बैंक्स को। एक बार कैमल्स को देख लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। कैमल्स है क्या एक्चुअली? सिंपल, कैमल्स इट इज नथिंग बट एब्रिविएशन ऑफ कैपिटल एडेक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी एंड सिस्टम। ओके, इट इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स और गाइडलाइंस जो कि आरबीआई ने दिया है, राइट, फॉर द सुपरविजन ऑफ डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो भी आपके डोमेस्टिक बैंक्स है इंडिया में, जो आपके डोमेस्टिक बैंक्स है उनका सुपरविजन करने के लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स दिए कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है। सिंपल। अब ये जो रूल्स है उसमें ये जो एब्रिविएशंस है, दीज आर द मेन इंडिकेटर्स और मे बी दीज आर द मेन पैरामीटर्स ऑन विच द आरबीआई इज गोइंग टू सुपरवाइज। पहला है कैपिटल एडेक्वेसी, जिसको हम कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो भी कहते हैं और हम उसको CRAR भी कहते हैं। अगर आपको यह पता नहीं है, आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाट कैपिटल एडेक्वेसी और कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो इज, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फिर होता है एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी एंड सिस्टम्स। ओवरऑल अगर हम बात करें तो दिस इज योर कैमल्स फ्रेमवर्क। इन पैरामीटर्स के ऊपर हमारी जो डोमेस्टिक इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं उनको आरबीआई सुपरवाइज कर रहा था। नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सिंपल, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो और कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इज नथिंग बट टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स।
अब ये भी रेशो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। आई विल टेल यू व्हाट बेसिकली इट मींस। कोई भी अगर आप बैंक कंसीडर करते हो, यू कंसीडर एनी ऑफ द बैंक एंड यू ट्राई टू कंपेयर दिस बैंक विद अ कंपनी। आप कोई भी बैंक को एक कंपनी के साथ ही कंपेयर करो। बैंक भी सिंपल, बैंक भी प्रॉफिट और लॉस के ऊपर ही तो ये अर्न करता है, राइट? जस्ट किसी भी कंपनी का कोई भी और फंक्शन हो सकता है, बैंक का फंक्शन होता है पैसे देना पैसे लेना, सिंपल सी बात है। नाउ बैंक व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल इज नथिंग बट खुद का पैसा, द मनी विच बैंक ओन्स, विच इज टोटली कोर कैपिटल ऑफ द बैंक। एंड टीयर 2 कैपिटल विच इज दैट इट इज सेकेंडरी कैपिटल, जो कि बैंक का पैसा शॉर्ट टर्म में तो होता है बट इट इज बैंक इज स्टिल लायबल कि उसमें से कुछ पैसा एज अ इंटरेस्ट किसी को दे दे, तो अभी के लिए तो वो पैसा मेरा है बट इन फ्यूचर वो पैसा शायद से मुझे किसी को इंटरेस्ट या फिर डेट के फॉर्म में देना होगा, राइट? बोथ दिस T1 एंड T2 टुगेदर इज नथिंग बट कैपिटल ऑफ द बैंक। और जितना आपका कैपिटल है, कैपिटल मतलब कितना पैसा आपके पास है, डिवाइडेड बाय द लोन्स। लोन्स इन द सेंस अब दो टाइप के लोन होंगे। सिंपल, अगर कोई भी बैंक स्टार्टअप को लोन देता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टार्टअप शायद से फेल भी हो जाए, तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है। पर वही अगर आरबीआई या फिर कोई भी बैंक लोन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, वहां पर फेलियर हो नहीं सकता, तो रिस्क वहां पर कम हो जाती है। सो ऑलवेज लोन हैज बीन ऑलवेज वेटेड अलोंग विद द रिस्क, कि ये लोन अगर मैंने दिया तो उसकी रिस्क प्रोन क्या है, मुझे रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो रेशियो इज ऑफ, यही जो रेशियो है दैट इज कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो और कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो, इट इज नथिंग बट टोटल मनी दैट इंस्टीट्यूशन और दैट बैंक इज ओनिंग अपॉन द लोन्स। सो ऑटोमेटिकली दिस इज नथिंग बट बैंक के लिए अगर या फिर कंपनी के लिए अगर आप बैंक को कंपनी कंसिडर करते हो, इट इज नथिंग बट कितना पैसा आपके पास है, कितना पैसा आपका आप देने वाले हो। सो हाउ मच मनी यू ओन अपॉन द लोन, दिस इज योर कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो। देन कम्स योर एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी इज नथिंग बट सिंपल, आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फॉर बैंक्स एसेट क्या होता है, लोन्स होते हैं। सिंपल लोन्स की होते हैं, सिंपल सपोज किसी भी बैंक ने आपको 100 रुपीज लोन दे दिया, राइट? सो आप कल क्या करोगे, वो 100 रुपी लेके जाओगे, लेकिन बैंक को रिटर्न आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर यू विल कम विद द प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो एज वेल एज इंटरेस्ट। तो बैंक का यहां पर प्रॉफिट हो गया जो इंटरेस्ट उनको मिला। वेयर एज जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के लिए लायबिलिटीज होते हैं, राइट? दैट इज वाई जो एनपीएज आर नथिंग बट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दिस आर नथिंग बट एसेट क्वालिटीज विच आर ऑफ बैड क्वालिटी लोन्स। तो एसेट क्वालिटी इज नथिंग बट कि क्या आपने जो भी लोन दिया है वो एक अच्छे क्वालिटी का लोन है या फिर बैड क्वालिटी का लोन है, इसके ऊपर जज किया जाता था। देन वाज मैनेजमेंट, कि आपकी बैंक की इंटरनल मैनेजमेंट कैसी है। फिर है आपकी टोटल अर्निंग और लिक्विडिटी एंड टोटल सिस्टम्स ऑफ द बैंक। दिस वाज द कैमल फ्रेमवर्क। इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर जज किया जाता था कि क्या ये बैंक प्रॉफिटेबल है, क्या ये बैंक इतनी स्ट्रांग है दैट it is doing its function properly. And what are its function? It's nothing but whatever deposit holders are there, उनके हित में जो भी काम कर रही है, loans जो भी दिए वो उसके loans are of good quality, all these things. So this was about CAMEL's framework for domestic banks. What about the CALCS? उसके बारे में भी बात करेंगे। So under CAMEL's अगर आप देखते हो तो 2017 तक, 2017 all the banks were brought under the CAMEL's framework. Whereas CALCS अगर आप देखते हो, इसका जो एब्रीविएशन अगर आप देखते हो, कैपिटल एडेक्वेसी सेम एज CAMEL's, asset quality same as CAMEL's, liquidity also same as CAMEL's, systems also, how the system or standard of whatever SOP is there in the bank, that also same as CAMEL's, but here extra word was compliance. अब compliance क्यों है? क्योंकि CALCS किसके लिए होती है? डोमेस्टिक नहीं, फॉरेन बैंक्स के लिए होती है। और फॉरेन बैंक्स के ऊपर आरबीआई विल मेक श्योर कि मैं इसका कंप्लायंस देखूं, दैट दिस फॉरेन बैंक इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू माय रूल्स, अकॉर्डिंग टू माय गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू माय नॉर्म्स। तो इसके लिए ये फॉरेन बैंक्स का आरबीआई यूज्ड टू मेक श्योर कि वो अंडर द कंप्लायंस हो। अब हुआ क्या इस स्टोरी में, अप टिल 2007 और 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब पूरी दुनिया को यह पता चला कि हर एक बैंक छोटी या बड़ी होती है, एंड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बैंक,
according to the type of the bank, each bank is having different risk. As it will have different risk, it should be supervised also differently. आप सारे बैंक्स को एक ही सुपरविजन के अंडर सुपरवाइज नहीं कर सकते. एक स्टोरी बताता हूं सिंपली. एक स्टोरी देखो, सिंपल सी बैंक है, ये सपोज आरबीआई है, ठीक है. अगर हम सुपरविजन करना चाहते हैं पेमेंट बैंक की, एचडीएफसी की, एनबीएफसी की और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जस्ट फॉर एग्जांपल, हम सबको पता होगा कि एचडीएफसी इज अ जायंट बैंक, इतनी बड़ी बैंक है. वेयर एज ये पेमेंट बैंक, एनबीएफसी, उत्कर्ष बैंक इतने छोटे छोटे बैंक है. अब सिंपल सी बात है, एनबीएफसी या फिर उत्कर्ष बैंक, विजय माल्या, रिलायंस, इनको तो कॉर्पोरेट बड़े बड़े 200 करोड़ 400 करोड़ का लोन नहीं दे सकते, वेयर एचडीएफसी ये कर सकती है. सो देयरफॉर हम एक सेम सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क नहीं रख सकते वेयर ऑल द स्मॉल एंड ऑल द बिग बैंक्स वुड बी सुपरवाइज्ड इन द सेम मैनर. एट द सेम टाइम हर एक बैंक की रिस्क भी अलग अलग है. एचडीएफसी की रिस्क बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ये एक बड़ी बैंक है, आसानी से 400 करोड़ लोन रिलायंस को दे सकती है, अडानी को दे सकती है. पर वही रिस्क एनबीएफसी की नहीं है या फिर उत्कर्ष बैंक की नहीं है. इनकी रिस्क होगी मे बी 10 करोड़, 5 करोड़, राइट. सो अकॉर्डिंग टू रिस्क देयर शुड बी सुपरविजन ऑफ बैंक. जब ये बैंक ये 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में पता चला, एट दैट टाइम देयर वाज अ कमिटी मेड बाय केसी चक्रवर्ती एंड इट gave its report on risk based supervision. रिस्क बेस्ड सुपरविजन में क्या कहा गया था? नथिंग. आफ्टर 2008 ये जो कैमल्स है और कैल्सियस है, ओके, कैमल्स और कैल्सियस है, कैमल्स का सक्सेसर होगा स्पार्क फ्रेमवर्क फॉर द सुपरविजन. कैमल्स के बाद अब स्पार्क करेगा, जो कि एक सुपेरियर फॉर्म ऑफ सुपरविजन होगा, विच वुड बी टोटली रिस्क बेस्ड. मतलब एक अगर बड़ी बैंक है एंड इट इज मोर रिस्क प्रोन तो उसका अकॉर्डिंगली सुपरविजन किया जाएगा. सो बेस्ड ऑन दैट देयरफॉर यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है स्पार्क फ्रेमवर्क की. स्पार्क फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, इट इज नथिंग बट अ सुपरवाइजरी रिस्क बेस्ड सुपरविजन फ्रेमवर्क. जितनी भी बैंक की रिस्क होगी उतना उसका सुपरविजन होगा एंड अलोंग विद द रिस्क उस बैंक का इंपॉर्टेंस भी बहुत मायने रखता है. सो सिंपल सी बात है, एचडीएफसी रिस्क ज्यादा, एट द सेम टाइम आफ्टर एसबीआई एचडीएफसी का भी हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट. सो देयरफॉर इसकी सुपरविजन भी उसी के अकॉर्डिंग होगी. ओके, सो द मेन स्पार्क इज नथिंग बट इट इज अ रिस्क बेस्ड सुपरवाइजरी mechanism developed by RBI. It is successor of CAMELS and more importantly, it supervises with the risk profile which is supposed to be the superior approach of supervision as compared to the CAMELS. तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है कैमल्स से, जहां पर आप बैंक को रैंडमली किसी भी सुपरविजन के अंडर नहीं ला रहे हो, रादर आप रिस्क देख रहे हो बैंक का कितना है एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गिविंग सेपरेट सुपरविजन फॉर डिफरेंट बैंक्स. नाउ एग्जांपल अगर हम बात करें तो एनपीए की गाइडलाइन देना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को डायरेक्शन देना कि कौन से बैंक का कौन सा लोन किस तरह से रिजॉल्व करना है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली रिसेंटली जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप स्कैम हुआ है उसका भी डायरेक्टिव इसी स्पार्क फ्रेमवर्क के अंडर ही यहां पर आरबीआई ने रिजॉल्व करने की कोशिश की. ओके, नाउ there are some features of Spark which you have to know. Now there would be certain features and parameters based on which किसी भी बैंक की रिस्क असेसमेंट की जाएगी या फिर सुपरविजन की जाएगी बेस्ड ऑन दैट रिस्क. ओके, फर्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट प्लान, देन इज कोलैटरल मैनेजमेंट, जो भी गिरवी रखा है बैंक ने, एनपीए आइडेंटिफिकेशन, अगर किसी भी बैंक में बैड लोन्स है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उनका आइडेंटिफिकेशन, केवाईसी इंप्लीमेंटेशन, दैट इज नथिंग बट डॉक्यूमेंटेशन, गैप्स इन साइबर सिक्योरिटी, timely reporting of frauds, scams and guidelines to RBI, that is bank. Overall all these parameters can give you two indications. First is एक बैंक कितने रिस्क ऑफ फेलियर में है. तो ये सिंपल, ये जो आपके सम फीचर्स या फिर पैरामीटर्स है, इन पैरामीटर्स को मैं ऐसे कह सकता हूं कि आप जब बचपन में स्कूल में थे तो फिजिक्स सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, बायोलॉजी सब्जेक्ट, ईवीएस सब्जेक्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट, सिविक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ऑल दीज आर सब्जेक्ट, और इन सब्जेक्ट में आपको जितने भी मार्क्स मिलेंगे बेस्ड ऑन दैट आपका टोटल, आप उस क्लास में फेल होगे या पास होगे
उसका आपका टोटल रिस्क बताया जाएगा. तो रिस्क ऑफ फेलियर इज नथिंग बट टोटल परसेंटेज, ईदर यू विल पास और ईदर यू विल फेल. नाउ इंपैक्ट ऑफ फेलियर इज नथिंग बट इफ यू फेल, तो इकोनॉमी के ऊपर उस बैंक का इंपैक्ट क्या होगा, राइट? सो सिमिलरली रिस्क ऑफ फेलियर इज नथिंग बट possibility of failure or success. And second thing is impact of failure is nothing but if a particular bank fails or it's more risk prone, then what is the impact on the economy? Simple as that. ऑब्जेक्टिव क्या था इस सुपरविजन का? सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या था? डिपॉजिटर और कस्टमर जो होते हैं इंडिया के, उनको सिक्योर या फिर उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एवरी बैंक. अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल सेक्टर में स्टेबिलिटी लाना, ensuring a proper credit flow in the economy, and more importantly a differentiated supervision framework. differentiated जैसे कि जितना रिस्क उसी हिसाब से हम सुपरवाइज करेंगे. फिर आता है स्पार्क के प्रोविजंस के अंडर व्हाट आर डिफरेंट पैरामीटर्स. मैंने कैमल्स के ऑलरेडी डिस्कस किए थे. सिमिलरली स्पार्क के अंडर क्या क्या आता है? तो पहली चीज स्पार्क के अंडर आता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. आपको पता होगा व्हाट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. सिंपल, आप बचपन में स्कूल में थे, आपको स्कूल में सपोज 100 मार्क्स का एक पेपर था. इट में बी मैथ्स, इट में बी इंग्लिश. हियर लेट्स अस कंसीडर दैट इट इज अ मैथ्स पेपर. सपोज आप मैथ्स में 35% पासिंग परसेंटेज था, आपको सपोज 40 मार्क्स गिरे, राइट? आप फेल नहीं हुए, लेकिन फिर भी एज टीचर थिंक्स दैट टुमारो यू मे फेल, बिकॉज यू आर हैविंग जस्ट 40 मार्क्स, जस्ट 5 मार्क्स एक्स्ट्रा फ्रॉम द फेलियर बाउंड्री 35%. दैट इज वाई आपके एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दिए. इन सेम वे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज नथिंग बट अर्ली इंटरवेंशन पैकेज और रेजोल्यूशन. सो इट इज नथिंग बट आरबीआई's a proper hand holding to all the weak banks, okay, to all the banks whose stance or maybe whatever the parameters are which are showing that bank has become weak, okay, financially weak, maybe through bad loans, NPAs, whatever the parameters are. जब कोई भी बैंक थोड़ी सी वीक हो जाती है तो आरबीआई क्या करता है? उसको सपोर्ट कर देता है. फॉर एग्जांपल ये भाई मैथ्स में वीक है तो टीचर क्या करता है? उसके एक्स्ट्रा क्लासेस लगाता है कि भाई तू फेल मत हो जा, तेरे लिए ये ले एक्स्ट्रा क्लासेस, तू शाम को आ जा. In the same way, RBI also does the same thing. So prompt corrective action is nothing but if a particular bank is weak or maybe in future may be weak, so try to correct that action by improving the different parameters of the bank. So in this way, under prompt corrective action, if you see 3 important parameters are there. Again, capital to risk weighted asset ratio. So always what RBI tries to do is that whatever loans which are given, those are less risk prone. ये RBI ट्राई करती है थ्रू कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो. देन इज नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, स्ट्रेस एसेट्स है, बैड लोन्स है, उनकी भी रिकवरी करने की या फिर उनका प्रिवेंशन करने की आरबीआई कोशिश करता है. एंड रिटर्न ऑन एसेट्स. रिटर्न ऑन एसेट्स इज नथिंग बट प्रॉफिटेबिलिटी. आपका टोटल डिपॉजिट रेट और लेंडिंग रेट, इसके बीच में जितना भी परसेंटेज होता है वो होता है बैंक का प्रॉफिट, राइट? किसी को मैंने लोन दे दिया और कोई मेरे बैंक में पैसे रखने आ रहा है इंटरेस्ट रेट पे, दोनों के बीच में बीच की जो मार्जिन है वो होता है हम किसी भी बैंक का प्रॉफिट. ये तो सिंपल, सबको पता होगा. बेस्ड ऑन दिस 3 फैक्टर्स योर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज जज्ड. सो द फर्स्ट पैरामीटर अंडर स्पार्क प्रोविजन इज योर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. ठीक है? सो every time if any of the bank is risk prone, तो RBI always gives different, RBI immediately वहां पर आ जाता है और prompt corrective action देता है different banks को. ठीक है? अब इसके अलावा separately capital adequacy ratio भी इसमें included है. मैंने already बताया इसका definition या फिर उसका formula क्या है. Apart from that, asset quality, as I told you, what does mean asset quality? Simple as that is whatever loans given by the bank, are they of good quality or are they of bad quality? And if they are of bad quality, again, it indicates the bank कि asset quality अच्छी नहीं है. अब asset quality अच्छी नहीं है तो RBI फिर से आ जाएगा. RBI बोलेगा ये asset quality ठीक करो, अच्छी करो. So for banks, it is 6 to 9%, okay? And this asset quality is, again, if you see, threshold has been given. Threshold 1, threshold 2, threshold 3 for banks. For banks, the threshold is different, and for NBFC also, the threshold is different. Okay? So overall, if you see, asset quality is nothing but non-performing assets only. Different thresholds are given, और उसी minimum और maximum percentage में
उतना रखना होता है। सो सिमिलरली अगर आप CRAR या फिर कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो अगर आप देखते हो तो बेसिकली फॉर बैंक्स इट्स 9%, 9% प्लस 2.5% ओवरऑल 11% कुछ तो होता है जिसके ऊपर आप CRAR रेशियो किसी भी बैंक का नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बेसल 3 नॉर्म्स। ओके, बेसल 3 नॉर्म्स को कभी और हम डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, एसेट क्वालिटी सिमिलरली आपके बैंक्स के लिए एटलीस्ट 9 to 6% के अंदर ही होनी चाहिए। ओके, एंड अदर देन दैट आफ्टर एसेट क्वालिटी कम्स योर प्रॉफिटेबिलिटी मैंने ऑलरेडी बात की। प्रॉफिटेबिलिटी या फिर रेट ऑन एसेट्स इज नथिंग बट नेट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बैंक्स के लिए क्या बताया, लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट के बीच में जो भी मार्जिन आती है वो। डेट लेवल और लेवरेज इज नथिंग बट ओवरऑल डेट और आपके इक्विटी में कितना डिफरेंस है, दैट्स इट। ओके, तो ये सारे पैरामीटर्स है बेस्ड ऑन विच द ओवरऑल स्पार्क फ्रेमवर्क, वॉट एवर स्पार्क फ्रेमवर्क होता है उसका प्रोविजनिंग किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट, तो जब भी स्पार्क फ्रेमवर्क किसी भी बैंक के अंडर उसका सुपरविजन किया जाता है, टू थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड। फर्स्ट इज द रिस्क ऑफ फेलियर एंड सेकेंड थिंग इज द इंपैक्ट ऑफ फेलियर विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। रिस्क ऑफ फेलियर की जब बात आती है तब दो डिस्कवरीज होती है। फर्स्ट इज ऑफसाइड डिस्कवरी। ऑफसाइड डिस्कवरी मतलब सिंपल, कोई भी बैंक, आरबीआई क्या कहता है, कोई भी अगर वीक बैंक है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, ओके, उसके इन टोटल वॉट एवर द क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एज वेल एज लिक्विडिटी रिस्क है, फ्रॉम दोज डॉक्यूमेंट्स इफ आरबीआई इज लुकिंग दैट ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख के इस बैंक में इस चीजों में प्रॉब्लम है, देन डूइंग अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑफसाइट रिस्क डिस्कवरी। इफ आरबीआई डिस्कवर्स दैट देयर इज ऑफ कोर्स रिस्क एसोसिएटेड हियर, तो आरबीआई क्या करता है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है उनको फिर से उस बैंक के पास भेज देता है और बोल देता है कि 6 महीने में ये सब ठीक करके दे दो। एंड आफ्टर दैट ऑन-साइट रिस्क डिस्कवरी आरबीआई स्टार्ट्स, दैट इज नथिंग बट सुपरवाइजर विजिट्स। ओके, सो ओवरऑल ऑफ-साइट रिस्क डिस्कवरी इज नथिंग बट जब आरबीआई किसी भी बैंक के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कितनी रिस्क ऑफ फेलियर है वो पता लगाने की कोशिश करता है। एंड ऑन-साइट रिस्क डिस्कवरी इज नथिंग बट व्हेन आरबीआई ऑफिशियल्स get into the banks to understand the overall percentage of risk of failure. Impact of risk, again RBI does it through the overall ripple effects in the economy अगर कोई भी बैंक फेल होता है तो, as simple as that. Apart from that, under this Spark framework, the supervision approach which is followed is of 4 types. First is full scope supervision. Full scope मतलब सारी चीजों का सुपरविजन करना, अकाउंट्स, लेंडिंग, सारी प्रैक्टिसेस का। सिलेक्ट स्कोप सुपरविजन इज नथिंग बट, सिंपल सी बात है, अगर एक स्टूडेंट मैथ्स में वीक है तो हम बस उसकी मैथ्स में इंप्रूवमेंट करेंगे क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट में वो ठीक है। इन सिमिलर वे अगर कोई भी बैंक बस उसके लेंडिंग प्रैक्टिसेस में अगर वो वीक है, देन वी विल जस्ट ट्राई टू इंप्रूव इट्स लेंडिंग, और मे बी अगर शायद से वो अकाउंट्स में वीक है, सपोज वो जो बैंक है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, मैनेजमेंट ठीक है, सिस्टम्स ठीक है, बट अकाउंट्स आर नॉट प्रॉपर, देन आरबीआई विल डू सिलेक्ट स्कोप सुपरविजन ओनली फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ दैट बैंक। थीमेटिक असेसमेंट इज नथिंग बट सपोज अ बैंक इन एन स्पेसिफिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रॉड, फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, स्पेसिफिक इशू, then it is called as thematic assessment, and then it's targeted scrutiny. Targeted scrutiny is nothing but a particular activity of a bank. In that, if special supervision is required, that is called as targeted scrutiny. For example, suppose कोई भी बैंक्स के बस लोन में 2-3 फ्रॉड हो गए या फिर किसी एक लोन में फ्रॉड हो गए, so in that manner targeted scrutiny is there. So overall, this was all about the Spark framework. I hope you understood. Then comes minutes of MPC committee. अगर रिसेंटली अगर हम बात करें, आप सबको पता होगा एमपीसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। फंक्शन क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, 6 मेंबर कमेटी होती है, और क्या करते हैं वो लोग, सिंपल, दे ट्राई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बिटवीन 2% to 6%, ठीक है, 2% to 6% के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आपके इन्फ्लेशन को। अब इंडिया में अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम एक बार कंसिडर करते हैं कि
क्या देखा इस अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के मिनट्स में, क्या व्हाट वेर द फैक्ट्स, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेपो रेट जो है इट इज अनचेंज्ड एट 6.5%, पॉलिसी रेपो रेट इज 6.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज 6.25% एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज 6.75%। अगर ये आपको रेट्स कोई भी पता नहीं चले, लेट मी हेल्प यू। अगर ये कुछ भी पता नहीं चला, लेट मी हेल्प यू, डोंट वरी। इतना जान लो दैट मॉनेटरी पॉलिसी इज नथिंग बट इट इज अ कमिटी जो कि आरबीआई को हेल्प कराती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, राइट। किसी भी बैंक या फिर इवन गवर्नमेंट का दो इंपॉर्टेंट टारगेट्स होते हैं। पहला टारगेट होता है किसी भी बैंक का, क्या करे वो, इकोनॉमिक ग्रोथ करे, किसी भी नेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ को मदद करे। और सेकेंड थिंग होता है जब ये इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहेंगे तब वो क्या करेंगे, पैसा खर्च करेंगे टू पुश द मनी सप्लाई इनटू द मार्केट, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन ऑल्सो विल इंक्रीज, राइट। सो to manage this critical balance between economic growth as well as inflation, that is why this committee is very, very important. So monetary policy committee tries that it will control the supply of money in the Indian economy or market in such a way that economic growth keeps on growing. At the same time, inflation is always controlled between the limits of 2 to 6%. That is 4 plus minus 2%. For this, what monetary policy does? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के कुछ स्टांसेस है। स्टांसेस मतलब सिंपल, वो क्या करने वाले हैं इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड अ स्टांस। द फर्स्ट स्टांस इज अकोमोडेटिव, न्यूट्रल, हॉकिश और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। पहले समझ लो ये क्या है। सो पॉलिसी स्टांसेस आर नथिंग बट ये ऐसे स्टांस होते हैं कि आरबीआई मनी सप्लाई ज्यादा मार्केट में कर रहा है कि मनी सप्लाई को रोक रहा है। दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड एज पॉलिसी स्टांस. So for example, accommodative stance. What does this accommodative stance means? It means that whatever central bank or RBI is there, it is trying to expand the money supply. वो market में money infuse करना चाहती है to boost the economic growth, and that is why it will cut the interest rate. It will cut the interest rate मतलब लोन्स सस्ते कर देगा आरबीआई ताकि बहुत सारे लोग आकर ज्यादा लोन ले सके और मार्केट में और पैसा फ्लड हो जाए। ये है आपका अकोमोडेटिव स्टांस। न्यूट्रल स्टांस होता है नीदर यू कट द रेट, दैट इज नीदर यू इंक्रीज द रेट, नीदर यू डिक्रीज द रेट, यू कीप इट कांस्टेंट। ये तब आरबीआई करता है व्हेन द प्रायोरिटी इज ऑन बोथ इन्फ्लेशन ऑल्सो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो। देन कम्स हॉकिश स्टांस। अगर आरबीआई को यह लगता है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा है और इन्फ्लेशन इज गोइंग बियॉन्ड 6%, ओके, दैट मीन्स बहुत महंगाई बढ़ रही है। So at that time, what RBI will do? Simple. Whatever money is there in market, RBI will try to suck that money, right? And prevent further supply of money in the market. That is why this hawkish stance is there, in which RBI will hike the interest rate. That is, लोन यहां पर महंगे कर देता है ताकि कोई भी लोन लेने के लिए ना आए या फिर कतराए, okay? And then comes calibrated tightening. It is nothing but अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि करंट जो अभी चल रहा है, ओके, वॉट एवर इकोनॉमी इज गोइंग, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो देयर, बट व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इज गोइंग ऑन, स्लोली इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, 6% से ऊपर नहीं गया है, बट इन फ्यूचर अगर मैं और पैसा डालता हूं मार्केट में तो डेफिनेटली 6% के ऊपर जाएगा। एट दैट टाइम आरबीआई ये डिसाइड करता है दैट आई विल हाइक द रेट बट इन स्टेप वाइज मैनर। मतलब अभी सपोज मेरा रेट 4% है, 5% है, तो मैं उसको बस 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाऊंगा, फिर 2-3 महीने बाद मैं फिर से 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाऊंगा, फिर 3-4 महीने बाद मैं फिर से 25 पॉइंट से बढ़ाऊंगा। इन दिस वे कैलिब्रेटेड इंक्रीज, सो एज धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। सो नाउ इफ यू सी द ओवरऑल स्टांसेस, यू अंडरस्टूड व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी डज। बट हाउ डज दिस मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई डू like follows this stance, and they do it by your instruments. There are various instruments through which RBI can control the money. It can either supply or it can suck the money from the market. पहला है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट आता है, एज वेल एज स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी भी आ जाती है। रेपो रेट इज नथिंग बट सिंपल, जो भी बैंक उधारी लेता है आरबीआई से, कीपिंग द कोलेटरल। Reverse repo rate is nothing but again RBI takes the money from the banks, right? तो
रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको पता ही होगा। रेपो रेट मतलब बैंक उधारी ले रहा है, कोई भी रैंडम बैंक आरबीआई से। रिवर्स रेपो रेट उसका उल्टा, आरबीआई ले रहा है नॉर्मल बैंक से। बैंक रेट इज नथिंग बट इट इज अ पीनल रेट। पीनल रेट मतलब एक लॉन्ग, ये बाकी के जितने भी रेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, बैंक रेट होता है इट्स अ लॉन्ग टर्म रेट, जहां पर सेंट्रल बैंक लेंड करता है मनी टू द अदर बैंक्स, ओके, बट इट इज फॉर लॉन्ग टर्म। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज नथिंग बट एक मिनिमम परसेंटेज डिपॉजिट्स का हर एक बैंक का, विच दे मेंटेन इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश एज वेल एज अदर सिक्योरिटीज। अगर किसी को भी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कंफ्यूजन होता है तो बचपन का इमेजिन करो। बचपन में आपके साथ आपको पॉकेट मनी मिलता था 100 रुपीज, 200 रुपीज या फिर 300 रुपीज, उसमें से जो आप अपनी पिगी बैंक में सेव करके रखते थे वो पिगी बैंक आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाता है, ठीक है। फिर है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है आपका? सिंपल, अभी मैं और एक चीज आपको कंपैरिजन के लिए बताऊंगा। कैश रिजर्व रेशियो इज नथिंग बट बैंक्स जो खुद का पैसा होता है उसमें से सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ द मनी दे कीप इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। मतलब क्या? आपके घर में कोई भी अंकल आए, उन अंकल ने आपको 1000 रुपए दिए, वो 1000 रुपए आपको, आपने मम्मी को दिए, एंड मम्मी ने क्या किया? शी केप्ट 500 रुपीज विथ हर फॉर यू एंड 500 शी गेव इट टू यू। तो सिंपल, आपको 1000 रुपए अंकल ने दिए थे, 500 रुपए आपको खर्च करने के लिए है, लेकिन रिमेनिंग 500 रुपए आपके मदर के पास है, विच शी हैज केप्ट एंड सेव्ड। तो वो आपका हो जाता है कैश रिजर्व रेशियो। एंड देन कम्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दीज आर नथिंग बट सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मे बी बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स, इनसे क्या होता है? सिंपल, इधर आप मार्केट में पैसा ज्यादा बढ़ाओगे या फिर मार्केट से पैसा खींचोगे। तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो ओपन मार्केट ऑपरेशन से अगर मैं सिक्योरिटी सोल्ड करूंगा, मार्केट में सेल करूंगा, तो पैसे आएंगे, तो मार्केट से पैसे सक कर लूंगा। सिक्योरिटीज अगर मैं परचेस करता हूं, परचेस इन द सेंस आई एम बाइंग द सिक्योरिटी, आई एम गिविंग द मनी इन द मार्केट, मैं मार्केट को पैसे से भर रहा हूं। बैंक रेट अगर हम कहें तो बैंक रेट अगर हम इंक्रीज करते हैं व्हेन इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब बैंक रेट अगर मैं इंक्रीज करूंगा, सिंपल, लोन्स महंगे हो जाएंगे। कैश रिजर्व रेशियो अगर आप इंक्रीज करते हो अगेन, देन ऑल्सो यू विल अगेन कंट्रोल द मनी सप्लाई। सिमिलरली repo rate, reverse repo rate, these are increased when the credit supply is to increase. Okay, so I hope you got all these instruments जिसकी मदद से आरबीआई ऑलवेज मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि इन टोटल क्या हुआ है एमपीसी के इस बार के अक्टूबर की मीट में। ओवरऑल इफ यू सी, पॉलिसी रेट इज 6.5%, जीडीपी फोरकास्ट इज 6.5%, एंड ओवरऑल इफ यू सी सीपीआई, दैट इज योर main inflation whatever index is there, that is 5.4%, मैक्सिमम कितना होता है? 6%। अब सिंपल बात है, 6% कोई ज्यादा दूर नहीं है 5.4% से, इसीलिए अक्टूबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने अपना स्टांस बताया है, इट इज विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा व्हाट डज विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन मींस। इट मींस नथिंग बट कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, जिसका मतलब क्या है? आरबीआई अब रेपो रेट को कट नहीं करेगा, रैदर आरबीआई रेट को हाइक करेगा, इंक्रीज करेगा रेपो रेट को, ताकि ओवरऑल जो आपके जो भी मार्केट में जो भी पैसा है उसको वो कंट्रोल कर सके, एंड दैट ऑल्सो इन स्टेप वाइज मैनर। फट से इंक्रीज नहीं करेगा रेपो रेट्स को, वो धीरे 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 इंक्रीज करते जाएगा, तब तक वो इंक्रीज करते जाएगा जब तक ये 5.4 और थोड़ा सा नीचे ना आ जाए। सो ओवरऑल लिमिट हमारी होती है 2 to 6%, एंड नाउ 6% इज वेरी क्लोज ऑफ 5.4%, एंड दैट इज व्हाई आरबीआई ने यहां पर विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टांस लिया है। कोविड, आफ्टर कोविड, टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ, कोविड में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लैक हुआ था, फॉर दैट आरबीआई ने क्या किया था? ऑलवेज अकोमोडेटिव स्टांस रखा था, ताकि और मार्केट में पैसा जाता रहे। पर अब ये आरबीआई ने विड्रॉ कर दिया बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इंक्रीज। सो आरबीआई वांट्स टू डू अ थिंग, व्हाई दिस कैलिब्रेटेड टाइटनिंग इज डन? सिंपल, व्हाई दिस विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन इज डन? सिंपल,
आरबीआई ये नहीं चाहता कि ग्रोथ डिक्रीज हो, नहीं, it wants to support the growth, but at the same time it wants it inflation to not go beyond 6%. As simple as that. Why this decision was made? What is the rationale behind the decision? Simple. First is global growth. दुनिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है? सिंपल, वर्ल्ड में अगर आप देखो तो ग्रोथ तो स्टैग्नेशन पे है. स्टैग्नेशन इन द सेंस वॉट एवर वेस्टर्न कंट्रीज आर देयर, वॉट एवर वर्ल्ड इकोनॉमीज आर देयर, they are showing that their growth is now slowly increasing, or maybe it has stagnated overall. If you see countries like USA, UK, China, their growth has almost stagnated, whereas the inflation is spiking in these countries. Inflation out of target चला जा चुका है इन कंट्रीज में, and that is why अगर आप USA के कंटेक्स्ट में भी देखते हो तो sovereign bond yields जो है, those also because of that increase in sovereign bond yields, the dollar is appreciating, because of which the rupee is depreciating. That's why you could see the money is flying outside of India, and more importantly इसकी वजह से आपके imports initially expensive हो रहे हैं और exports आपके cheap हो रहे हैं. So this is the scene of the global growth. Apart from that, India की domestic growth में क्या दिखाई दे रहा है? डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर हम देखें तो कंजम्पशन अगर हम देखें दैट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिमांड एंड प्रोडक्ट. कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन. अब फेस्टिवल स्टार्ट हो गए गणेश चतुर्थी के बाद, तो इसीलिए कंजम्पशन इंक्रीज होगा. जब कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड और प्रोडक्शन दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी इंक्रीज होगी और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी. जीडीपी अगर हम देखें टोटल, इट्स फोरकास्टेड टू बी 7.8%, जो कि बहुत ज्यादा है इंडिया के कंटेक्स्ट में. तो हमारी ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो रही है, ये टोटल फैक्ट्स बता रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी 5.4 विच इज वेरी क्लोज टू 6%. आईआईपी अगर हम देखें दैट इज 5.7%. कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ, और अगर हम पीएमआई भी देखें दैट इज ऑल्सो अबोव 50. ओवरऑल ऑल दीज इंडिकेटर्स आर शोइंग दैट आवर डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ इज डूइंग वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट, डोमेस्टिक डिमांड की अगर हम बात करें, अर्बन रूरल डिमांड या फिर कंजम्पशन हाई है, पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हाई है. इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन इज 6.8% प्लस फ्यूएल इन्फ्लेशन विच इज 4.3% एंड कोर इन्फ्लेशन इज 4.9%. इसका मतलब यह है इंडिया में कोर इन्फ्लेशन तो कम है, इट्स ओनली 4.9%, लेकिन फ्यूएल इन्फ्लेशन के एड ऑन की वजह से आप ये कह सकते हो कि टोटल जो आपका इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है. ओवरऑल ऑल दीज इंडिकेटर्स आर शोइंग दैट ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि पहला तो ग्लोबल ग्रोथ में हमने ये देखा है कि वहां पर ग्रोथ तो स्टैग्नेट कर दिया, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. एट द सेम टाइम हमारा जो इंडिया का डोमेस्टिक ग्रोथ अगर हम देखें, हमारी ग्रोथ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे तो बेटर कर रही है, बट एट द सेम टाइम हमें बस इन्फ्लेशन का ध्यान रखना है, और वो अगर करना है तो हमें ऑफकोर्स एकोमोडेशन को हमको विड्रॉल करना पड़ेगा, विच मीन्स थोड़ा सा कैलिब्रेट करना होगा हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. ओके, देन this was all about the minutes of the monetary policy committee. Now let's talk about the GDP growth forecast. दो ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने जीडीपी के डेटा दिए हैं. फर्स्ट इज फिक्की का इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे एंड सेकंड इज आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी आईएमएफ के फोरकास्ट. ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के. फर्स्ट लेट अस गो थ्रू इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे. ठीक है, हियर द if you see whatever the projections are given, if you see for the year of 2023-2024 it's 6.3% with minimum and maximum growth of 6 to 6.6%, which is very very good. सेक्टर वाइज अगर हम कहें तो एग्रीकल्चर अगर हम देखने जाए तो इसकी ग्रोथ कम हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. 2023 में इट वाज 4% एंड नाउ इट इज 2.7%. रीजन क्या हो सकता है? सिंपल, इस साल जो मॉनसून रेनफॉल है इट हैज बीन सेवरली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द एल नीनो. ठीक है, 2-3 साल के लिए एल नीनो नहीं था कोविड-19 के टाइम पे, बट नाउ इट इज बैक. इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, ग्रोथ रेट इज गुड, बट मोर देन दैट द सर्विस सेक्टर की बात करें, रोबस्ट ग्रोथ ऑफ 7.3%. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन प्रेडिक्शन अगर हम बात करें, इट्स 5.3 to 5.7% फॉर द ईयर ऑफ 2024. रेपो रेट ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट, इट्स 6.5%. and investments are also boosted in private as well as public sector.
फिर बात करते हैं आईएमएफ के जीडीपी फोरकास्ट के कंटेक्स्ट में 6.3% है फॉर द ईयर ऑफ 2023-2024. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो ग्रोथ प्रोजेक्शंस अगर हम देखें इट्स 6.7%, विच इज अगेन इज गुड. एंड देन आफ्टर दिस टू ऑर्गेनाइजेशंस लेट अस सी आरबीआई के ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या है. आरबीआई भी दोनों दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी तरह ही कह रहा है कि हमारा जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो भी 6.5% है. इसके अलावा अगर हम देखें देन ओवरऑल जो ग्रोथ which we have seen in this quarter, it is really good. Apart from that, growth is surpassing in our second quarter to be 6.5%. And more importantly, if you try to see, then overall, the GDP deflator is also at 1.5 to 2%, and the growth looks good at 6.5%. Now, what are the different reasons why this growth is there, and more importantly growth which includes banking sector? So what are the different reasons behind the growth of credit in the banking sector? This becomes a very very important question, and the reasons are very very simple. एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं. सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन क्रेडिट अगर हम बात करें तो व्हाट डज इट मीन्स, पिछले 10 साल को अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम 2000 टू 2010, ओके 2000 टू 2010 एंड फ्रॉम 2010 टू 2020, अगर हम इन दो डिकेड्स को कंपेयर करें, 10-10 सालों को कंपेयर करें, तो प्रीवियस डिकेड से अगर हम कंपेयर करें तो बोथ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ व्हाट एवर बैंक्स आर देयर, दोज हैव इंक्रीज्ड अ लॉट अमाउंटिंग टू 186 लाख करोड़. दूसरी चीज है व्हाट एवर ग्रोथ इज देयर इन द बैंकिंग सेक्टर, दैट इज मच मोर हायर देन द प्रीवियस डिकेड. एंड ओवरऑल apart from that, the second reason would be formalization of economy. From 2000 to 2010, that much digitalization or financial inclusion was not there, but after 2010 ये जो financial inclusion है आप देख सकते हो almost 10% of incremental credit growth हुई है, almost 40% new credit accounts have been linked to the financial sector. So जो informal sectors थे, unorganized sectors है, उनको भी यहां पर बैंकिंग के सिस्टम के अंदर लाया गया है. So what has been seen is that new credit histories, people with no credit histories have been brought under the financial inclusion and made integrated part of the banking system. ये भी एक रीजन है कि क्यों बैंकिंग सेक्टर में आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. बहुत सारी स्कीम्स है जैसे कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, दैट इज स्वानिधि. उसके बाद जन धन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्रिनिटी. ओके, this extends financial access to a household, and in this way you could see overall credit growth is there in this particular sector. Overall, this was all about the finance current affairs. We saw 3 important issues, and within 2 to 3 days we will come up again with some of the important topics. Thank you very much and see you next time.